गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा शुरू हुई थी आलोचक रामचंद्र शुक्ल के ऊपर, और आलोचक रामचंद्र शुक्ल के ऊपर चर्चा शुरू करते हुए कल हमने कहा था कि समन्वयवादी आलोचकों की जब भी चर्चा होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सबसे आगे होगा। और इसी के कंटेक्स्ट में हमने उनकी जो समन्वयवादी आलोचना थी, उस समन्वयवादी आलोचना के विविध आयामों की ओर इंडिकेट किया था। एक और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पीछे से चली आ रही हिंदी आलोचना की दो धारा, एक लोकोन्मुखी धारा जिसका सूत्रपात भारतेंदु युग में होता है, स्वयं भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमधन जैसे रचनाकार उस धारा का सूत्रपात करते हुए आते, जिसे द्विवेदी युग में आकर बतौर सरस्वती पत्रिका के संपादक किनके द्वारा विकसित किया जाता? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा विकसित किया जाता। और उसके समानांतर जो रीतिवादी धारा है, जो रीति काल से चली आ रही है, तो आचार्य शुक्ल को हमें इस बात का श्रेय देना होगा कि उन्होंने हिंदी आलोचना की रीतिवादी धारा और हिंदी आलोचना की लोकोन्मुखी धारा जो थी, इन दोनों के बीच की दूरियों को कम ही नहीं किया, बल्कि इनके बीच की दूरियों को समाप्त करने का भी काम किया। मतलब यह कि आचार्य शुक्ल के आगमन के पहले तक यह माना जाता था कि जो ये दोनों धाराएं जो हैं परस्पर विरोधी धाराएं हैं, नहीं, लेकिन आचार्य शुक्ल ने इस मान्यता को खारिज किया अपनी आलोचना के जरिए। कैसे, इस पर अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा जो कंटेक्स्ट है उनकी समन्वयवादी आलोचना का, वह यह कि आचार्य शुक्ल के यहां आपको पूर्वी आलोचना तत्वों और पश्चिमी आलोचना तत्वों, इन दोनों का समन्वय मिलता है। और चूंकि आचार्य शुक्ल के यहां पूर्वी और पश्चिमी आलोचना तत्वों का समन्वय मिलता है, और इसके समन्वय के जरिए आचार्य शुक्ल न केवल हिंदी आलोचना को समृद्ध करते हैं, बल्कि हिंदी आलोचना की नई धारा का भी सूत्रपात करते हैं। ठीक है, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले एक चीज को समझें। समझना आपको क्या है? रसवाद। नहीं, अगर हम देखें तो रसवाद का संबंध जो है भारतीय काव्य शास्त्र से जाकर जुड़ता है। भारतीय काव्य शास्त्र में देखेंगे तो रस संप्रदाय जो है वह 6 काव्य संप्रदायों में से एक है। नहीं, रस के अलावा काव्य संप्रदाय क्या है? तो अगर इसके कंटेक्स्ट में हम बात करें, नहीं, रीति, उक्ति, रीति, वक्रोक्ति,
औचित्य, ध्वनि, अलंकार। नहीं, ये छहों काव्य संप्रदाय जो हैं, काव्य की सार्थकता की तलाश जो है वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में करते नहीं। और अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह रस संप्रदाय जो है वह रस को काव्य की आत्मा मानता और रस सृष्टि को यह कविता का उद्देश्य मानता। ठीक है, और इसी में कविता की सार्थकता की तलाश करता है। यह क्या करता है? तो यह इसी में कविता की सार्थकता की तलाश करता हुआ आता। अगर कविता रस की सृष्टि करवा पाने में समर्थ है, अगर कविता रस की सृष्टि करवा पाने में समर्थ है तो वह सार्थक है। अगर कविता रस की सृष्टि करवा पाने में समर्थ नहीं है तो वह सार्थक नहीं है। नहीं, अब अगर आप देखें तो पारंपरिक रसवाद की बात करें, नहीं तो पारंपरिक रसवाद क्या करता? रस की आनंदवादी व्याख्या करता है। रस की आनंदवादी व्याख्या करता हुआ आता। नहीं, और अगर इस परिप्रेक्ष्य में आप जाकर के देखें तो रीतिकालीन कवियों ने क्या किया? तो रीतिकालीन कवियों द्वारा रस को श्रृंगार के दायरे में सीमित कर प्रस्तुत करना। और चूंकि रस को श्रृंगार के दायरे में सीमित यहां पर कर दिया गया है, रस को श्रृंगार के दायरे में सीमित यहां पर कर दिया गया है, तो इसका परिणाम क्या होता? तो इसका परिणाम जो होता है कविता का मनोरंजन के साधन में तब्दील हो जाना। कविता का मनोरंजन के साधन में तब्दील होना।
और दूसरा क्या होता, दूसरा जो कंटेक्स्ट होता वह आपको होता है कि कविता व्यापक जीवन जगत से कटती चली जाती है। कविता का व्यापक जीवन जगत से कटते चला जाना। नहीं, सीधा मतलब है कि इसका परिणाम यह होगा कि कविता का समाज से जुड़ाव नहीं होगा, जुड़ाव बाधित होगा। नहीं, तो अगर आप जाकर के देखें, यहां तक में कोई दिक्कत? अब यहां पर सवाल यह उठता कि रस की सृष्टि कैसे होगी। यहां जो बात हम कर रहे हैं, नहीं, तो अगर मैं यहां बात करूं रस सृष्टि कैसे, नहीं, तो इसके लिए किसकी जरूरत है? नहीं, तो इसके कंटेक्स्ट में बात करें तो इसके लिए साधारणीकरण की जरूरत। इसके लिए साधारणीकरण की जरूरत है। अब फिर एक नया प्रश्न उठता। प्रश्न यह उठता कि साधारणीकरण क्या है? साधारणीकरण क्या है? तो अक्सर साधारणीकरण पर चर्चा होती है, तो मैं एक रियल लाइफ के एग्जाम्पल को कोट करता हूं और शायद उससे बेहतर साधारणीकरण का उदाहरण नहीं होगा। बात तो वही कोई 96-97 की होगी। उस समय शाहरुख खान की मूवी आई थी, शाहरुख खान और महिमा चौधरी की मूवी आई थी परदेश। तो हम लोग परदेश सिनेमा जो है बत्रा में देख रहे थे और हमारे साथ एक हमारा जूनियर भी था। हाँ, तो हमारा जूनियर भी था जो टपका ही था बिहार से। मतलब इस शब्द की अहमियत है, इससे बेहतर शब्द नहीं है कि बिहार से टपका ही था। क्योंकि अक्सर अब तो देखेंगे धीरे धीरे क्रेज जो है, या हो सकता है उस नई पीढ़ी में अभी भी वो क्रेज हो। जब यूपीएससी की तैयारी के लिए यहां से दिल्ली की ट्रेन पकड़ता है, नहीं तो और कुछ हो ना हो बगल में क्रॉनिकल जरूर होता है। नहीं, तो अगर आप देखें और इस सोच के साथ वहां पर जाता है कि जैसे वहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, या अब तो कई सारे स्टेशन हैं, तो जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, ठीक है, तो एक तरफ कैटरीना कैफ जो है वहां पर खड़ी होगी स्वागत में कि आप ही के लिए, आप ही का इंतजार था, और दूसरी तरफ जो है यूपीएससी के चेयरमैन जो है, नहीं, एकदम प्रॉपर जो है, नहीं, दोनों प्रतीक्षा कर रहे होंगे स्वागत करने के लिए। तो खैर, मतलब मेरे कहने का मतलब ये सोच कब होती है? ये सोच तब होती है जब आप हाइपर सेंसिटिव होते हैं।
नहीं, मतलब रियलिटी से दूर होते हैं और कल्पना की दुनिया में विचरण कर रहे होते हैं। नहीं, जैसे अभी आप लोग उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, नहीं नहीं, तो सबके भावी जीवन के अपने सपने होंगे, नहीं, और सारे इफ और बट को धकियाते हुए जो है, सारे इफ और बट को, नहीं, आपके सपनों में इफ और बट के लिए कोई स्पेस नहीं होगा। आपके आसपास के परिवेश में जो चीजें हो रही होंगी, आपकी पहली प्रतिक्रिया होगी, ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। नहीं, क्योंकि सिनेमा भी देखते हैं तो उसमें भी तो परफेक्ट पेयर नहीं होता है, नहीं तो रियल लाइफ में कहां से हो, लेकिन उसको भी आप खारिज कर देंगे। तो संयोग से वो मेरे बगल में बैठा हुआ था, तो एक सीन आता है, महिमा चौधरी अपने फियांसी है राजीव, और संयोग से मेरे बगल में जो था वो भी राजीव ही था। तो महिमा चौधरी राजीव से मिलने के लिए अमेरिका जाती है, ठीक है। तो कहां ट्रेडिशनल इंडियन माइंडसेट और कहां राजीव जो है, जिसको आजकल आप लोग कहते हैं एडवांस, नहीं, आप लोगों के एडवांसनेस का और एडवांस माइंडसेट का उदाहरण क्या है? गहराइयां मूवी ना। तो वहां जब पहुंचती है, जब दोनों की मुलाकात होती है, तो वही एडवांस माइंडसेट वाला राजीव है, ब्रॉडर माइंडसेट उसका है। तो वो, और ठेठ देसी में कहूं तो है वो चिरकुट, टिपिकल चिरकुट है। तो वो महिमा चौधरी के साथ संबंध बनाने का प्रस्ताव रखता है। महिमा चौधरी मना कर देती। तो महिमा चौधरी जब मना कर देती तो उसका जो है, मतलब मेल ईगो जो है वो आहत होता है, नहीं। तो वह कहता है यू ब्लडी इंडियन, और यू ब्लडी इंडियन कहना था कि मेरे बगल से आवाज आती है मार साले को। मेरे बगल वाले राजीव ने कहा मार साले को, और पता चला उधर महिमा चौधरी का हाथ उठता है और सीधे उस राजीव के गाल पर जाता है। नहीं, तो मुझे लगता है साधारणीकरण का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता, ठीक है। इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता है। 2009 की बात होगी, एक नॉवेल आई थी रविंदर सिंह की, ठीक है, आई टू हैड ए लव स्टोरी। तो संयोग से ये नॉवेल मैं पढ़ रहा था, और उस नॉवेल का एंड जो है ट्रेजिक एंड है। तो ट्रेजिक एंड है, और मैं खुद भी सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव हूं, भले आपके सामने मजबूत दिखूं, नहीं। तो संयोग क्या हुआ, उस नॉवेल को जस्ट खत्म किया होगा, और उस समय मेरी भी जस्ट शादी ही हुई थी, समझे, 2 साल हुए होंगे। तो दोपहर में वाइफ का फोन आया, तो उसने पूछा क्या बात है, आवाज बदली हुई है? बोले नहीं कोई बात नहीं है। उसने कहा नहीं, आवाज बदली हुई है, नहीं, अब आवाज बदल जाए, अब भारी हो जाए, अब क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उस समय फर्क पड़ता था, समझ। तो 2-3 बार जब उसने जोर दिया ना, तो उसके बाद अचानक से मैं ब्लास्ट कर गया, मतलब फफक पड़ा, फफक के रोने लगा। नहीं, क्यों? तो बेसिकली आप ये समझिए कि वो साधारणीकरण है। होता क्या है, किसी मूवी को आप देखते हैं, किसी रचना को आप पढ़ते हैं। कई बार आपके सामने भी सिचुएशन आया होगा, मूवी देखते देखते जो है सुबकना शुरू कर दी, नहीं, या आंख से आंसू गिर रहे हैं, अगल बगल देख के पूछ भी रहे हैं कि कोई देख न ले, नहीं, क्योंकि बचपन से सुनते आए हैं मर्द को दर्द नहीं होता, नहीं। तो अगर आप देखें किसी मूवी को देखने के क्रम में या किसी रचना को पढ़ने के क्रम में क्या होता, किसी मूवी को देखने या रचना के पढ़ने के क्रम में हम उसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, नहीं,
और जब हम उसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं तो उस स्थिति में देखेंगे जो रचना के कैरेक्टर होते, उस कैरेक्टर को हम जीने लगते और एक ऐसा बिंदु आता है जहां पर रचना के कैरेक्टर और हमारे कैरेक्टर के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। ऐसा होता है या नहीं? और जब ऐसा होता कि कैरेक्टर और हमारे बीच कोई फर्क नहीं रह जाता, तो उस स्थिति में आप देखेंगे कैरेक्टर की जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है सिचुएशंस के प्रति, और आपकी जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो एकदम मिलती जुलती दिखाई पड़ती। नहीं नहीं, तो उस स्थिति में आपकी अपनी सत्ता का अस्तित्व नहीं रह जाता। एक पंक्ति पढ़ी होगी, कविता क्या है मैं, कि शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह का नाम ही कविता है। नहीं? और एक दूसरी लाइन आपने पढ़ी होगी कि कविता हमें स्व के संकीर्ण दायरे से बाहर निकालकर, कविता हमें स्व के संकीर्ण दायरे से बाहर निकालकर लोक हृदय में लीन होने की दशा में ले जाती है। और जब कविता हमें स्व के संकीर्ण दायरे से बाहर निकालकर लोक हृदय में लीन होने की दशा में ले जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता? उस स्थिति में हम अपने दुख से दुखी और अपने सुख से सुखी नहीं होते, हम औरों के दुख से दुखी होते हैं, औरों के सुख से सुखी होते हैं। नहीं? और जब औरों के दुख से हम दुखी होंगे तो क्या करेंगे? तो जब हम औरों के दुख से दुखी होंगे तो ऑब्वियसली उसके दुख को अपना दुख समझेंगे और उसके दुख को अपना दुख समझते हुए उस दुख को दूर करने की कोशिश में लग जाएंगे। नहीं? कई बार ठेठ देसी में कहूं, नहीं तो कई बार सामने वाला प्रश्न उठाता ना, किसी विवाद में उलझे, अरे उसके साथ हो रहा था ना, तुमको क्या मतलब था? नहीं, तुम्हारा क्या हो रहा था? नहीं, या सामने वाला कहेगा कि उसको हम कुछ कहे, तुम्हें क्या मतलब है? ऐसा होता है ये नहीं। तो आप इस चीज को समझें कि तादात्मीकरण कि जब तादात्मीकरण अपने चरम पर होता तो उस स्थिति में साधारणीकरण की संभावना जन्म लेती है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब रसवाद का संबंध किससे जाकर जुड़ता? तो रसवाद का संबंध अगर आप जाकर के देखें तो इसका संबंध रीतिवादी धारा से जाकर जुड़ता। नहीं? और आचार्य शुक्ल अगर रसवादी आलोचक हैं तो आचार्य शुक्ल पर यह रीतिवादी धारा का प्रभाव है। नहीं? आचार्य शुक्ल ने रसवाद को कहां से लिया है? तो आचार्य शुक्ल ने रसवाद को आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से लिया है। आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्शन में रस सिद्धांत की विस्तार से चर्चा है। नहीं? अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, नेचुरल प्रश्न है, क्योंकि हमारी जो आपके साथ चर्चा हुई अब तक, तो अब तक जो चर्चा हुई उसमें आपने 3-4 चीजों को नोटिस किया। रसवाद रीतिवाद से संबद्ध है। नहीं? दूसरा, रसवाद आनंदवाद से संबद्ध है, मैंने चर्चा की।
तीसरी चर्चा हमने की, रसवाद जो है कविता को मनोरंजन के साधन में तब्दील कर देता है, यह चर्चा भी मैंने आपके साथ की। और चौथी चर्चा हमने क्या की कि रसवाद कविता को जीवन और जगत से क्या करता, तो रसवाद कविता को जीवन और जगत से काटता चला जाता है। ये चार बातें चर्चा की। और जब इतनी चर्चा मैंने की और आचार्य शुक्ल को रसवादी कह रहा हूं, तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि कल कुछ और बतलाया, आज कुछ और बतला रहा। नहीं, कल जब चर्चा चल रही थी तो तेन के विधेयवाद की चर्चा की मैंने, और हमने कहा कि तेन का विधेयवाद जो है साहित्य और समाज के अंतर संबंध की व्याख्या कार्य कारण परंपरा के परिप्रेक्ष्य में करता है। नहीं, और आचार्य शुक्ल पर तेन के विधेयवाद का प्रभाव भी है, और आचार्य शुक्ल तेन के विधेयवाद के प्रभाव से बाहर भी निकलते। नहीं, और इसी क्रम में हमने कहा कि आचार्य शुक्ल साहित्य और समाज के संबंध को पारस्परिक मानते हैं। अर्थात आचार्य शुक्ल जब व्यावहारिक आलोचना में उतरते हैं तो न केवल साहित्य पर समाज के प्रभाव की चर्चा करते हुए आते, उसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं, बल्कि अपनी चर्चा के क्रम में आचार्य शुक्ल यह भी बतलाते कि साहित्य समाज जो है किस प्रकार साहित्य से प्रभावित भी होता है, या साहित्य किस प्रकार समाज को प्रभावित भी करता है। तो वहां अगर आप जाकर के देखें तो साहित्य समाज के बीच दृढ़तर संबंध की स्थापना हो रही है, और यहां पर रसवाद साहित्य को जीवन और जगत से काट रहा है। अब बातें स्पष्ट हुई। तो ये दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी हुई या नहीं? नहीं, यहां तक में कोई डाउट? अब बढ़े तो अब अगर मैं आपसे बात करूं तो फिर मैं आता हूं वापस, ठीक है? रसवाद जो है रसवाद की पारंपरिक धारा रस की आनंदवादी व्याख्या करती। ठीक है? और आचार्य शुक्ल ने क्या किया? तो आचार्य शुक्ल द्वारा रसवाद की नवीन धारा का प्रवर्तन। आचार्य शुक्ल द्वारा रसवाद की नवीन धारा का प्रवर्तन। नहीं, आचार्य शुक्ल क्या करते? नहीं, जहां रस की आनंदवादी व्याख्या जो है वह क्या करती है? साहित्य को जीवन के विशेष दायरे में ले जाकर
सीमित कर देते। नहीं, जहां रस की आनंदवादी व्याख्या साहित्य को मनोरंजन के साधन में तब्दील कर देते। जहां रस की आनंदवादी व्याख्या साहित्य को व्यापक जीवन जगत से काटती है। साहित्य को व्यापक जीवन जगत से काटना। वहीं आचार्य शुक्ल रसवाद की नवीन धारा का प्रवर्तन करते और रसवाद की यह नवीन धारा जो है वह क्या करती है? तो रसवाद की यह नवीन धारा जो है वह रस की लोकमंगलवादी व्याख्या करती है। यह रस की लोकमंगलवादी व्याख्या करती। नहीं, और रस की लोकमंगलवादी व्याख्या क्या करती है? नहीं, तो रस की लोकमंगलवादी व्याख्या साहित्य की सामाजिक सोद्देश्यता पर जोर देती है। रस की लोकमंगलवादी व्याख्या क्या करती है? और जब यहां पर साहित्य की सामाजिक सोद्देश्यता पर जोर देती है तो इसका परिणाम क्या होता? साहित्य का लोक मंगल के साधन में तब्दील हो जाना। लेकिन यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो यहां क्या पाते? यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो यहां साहित्य साध्य है, यहां पर साहित्य साध्य है, साधन नहीं। नहीं, रस की लोकमंगलवादी व्याख्या क्या करती है? साहित्य और समाज के बीच
दृढ़तर अंतर संबंधों की प्रस्तावना करती है। और जब साहित्य समाज के दृढ़तर अंतर संबंधों की प्रस्तावना करती है तो उस स्थिति में क्या होता? उस स्थिति में साहित्य का व्यापक जीवन से साहित्य का व्यापक जीवन से जुड़ाव संभव होता है। ये बातें स्पष्ट हुई? नहीं? यहां तक में कोई डाउट है? अगर है तो पूछ लें, क्योंकि एक चीज ध्यान रखेंगे, दो विकल्प आपके पास हैं। आचार्य शुक्ल की आलोचना पद्धति पर प्रश्न पूछा जाए तो रट के गए हैं, लिखेंगे, ठीक है, एक वो है। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि अगर इस चीज को समझने की स्थिति में है तो जिस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उस तरह हम रेस्पॉन्ड करेंगे। हाँ मोनिका। अभी मत उलझो ना, चीजें उलझ जाएंगी, ठीक है। अभी यहां पर उस चीज की चर्चा करूंगा ना, नहीं तो अचानक हाई पावर एंटीबायोटिक दे देने पर क्या होगा? अचानक हाई पावर एंटीबायोटिक देने पर साइड इफेक्ट की संभावना क्या होती है? बढ़ जाती है। वो अलग पर्सपेक्टिव है, वो आचार्य शुक्ल के अपने द्वंद्व हैं। वहां पर आचार्य शुक्ल के जो है अपने द्वंद्व हैं।